हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम जया है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट सेकंड का वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑर्गन्स के बारे में स्टडी कर लिया था। अब हम उन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ग्लैंड्स एक्चुअली करते क्या हैं? एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। अलग अलग एंजाइम का अलग अलग काम होता है कि कौन सा एंजाइम कौन से भोजन के कौन से घटक को डाइजेस्ट करेगा। जैसे प्रोटीन के लिए कौन सा है, लिपिड्स के लिए कौन सा, अलग अलग के अलग अलग होते हैं। साथ ही साथ अलग अलग बॉडी ऑर्गन में अलग अलग घटकों का डाइजेशन होता है। तो अभी हम डिटेल में इसको स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे पास हेडिंग है पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्यों में आहार नाल के अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा 3 प्रमुख पाचन ग्रंथियां हैं, जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत और पैनक्रियाज। 3 मुख्य ग्रंथियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ऑर्गन्स तो हमने पढ़ ही लिए थे पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए। उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो 3 मुख्य ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, लीवर होता है और पैनक्रियाज होता है। तो सबसे पहले हम सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टडी करने वाले हैं। मुख गुहा में लार उत्पन्न करती हैं। लार एक सिरमी तरल और एक चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। यानी कि लार के अंदर क्या क्या होता है? ये चिपचिपा म्यूकस होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं इंग्लिश टर्म्स बता रही हूँ, साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं। तरल भाग भोजन को गीला करता है और श्लेष्मा लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है। जो भोजन के लार में ऑलमोस्ट 90% वाटर होता है, उसके अलावा श्लेष्मा होता है जो क्या करता है, म्यूकस क्या काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट क्या काम आते हैं? चिपचिपा बनाने के लिए। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना है, भोजन को चिकना और घुलनशील बनाना है। ठीक है। साथ ही साथ मुख गुहा और जीभ की सफाई करना भी काम होता है। किसका? लार का। मुख में लार क्या क्या काम करती है? स्टार्च को पाचन करेगी, भोजन को चिकना और घुलनशील बनाएगी, दांतों का, मुख गुहा का और जीभ का सफाई का भी काम करती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है हमारे अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरोटिड ग्लैंड, यानी कि कर्ण पूर्व ग्रंथि। यह सिरमी तरल का श्रावण करती है जो गालों में पाई जाती है। ठीक है। कान के पास यहाँ सी जो होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, उनका नाम होता है कर्ण पूर्व, यानी कर्ण से पहले, यानी कि यहाँ से होती हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पैरोटिड ग्लैंड्स बोलते हैं। ये क्या करती है? तरल भाग का श्रावण करती हैं। उसके बाद दूसरी होती है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। ये एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे तरल और श्लेष्मा श्रावण होता है। यानी कि तरल भी इससे श्रावित होता है, दूसरा इसमें श्लेष्मा भी श्रावित होता है। किससे? मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड से, यानी अधोजंभ अवचिबुकीय लार ग्रंथि। ये हिंदी के थोड़े से टिपिकल नाम है, तो आप इंग्लिश में याद रख लीजिएगा। मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड इसको बोलते हैं, जो कि मिश्रित ग्रंथि है। लार का लगभग 65 से 70% ये बनाती है। लार 65 से 70% तक लार का श्रावण ये ग्लैंड करती है। कौन सी? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। उसके बाद आ जाती है सब लिंगवल। लिंगवा वर्ड जो होता है वो जीभ के लिए यूज होता है। सब लिंगवा यानी कि जीभ के नीचे होती है ये, और श्लेष्मिक श्रावण करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैनक्रियाज। 3 टाइप हमने पढ़ ली है। पैरोटिड ग्लैंड जो कि कान के पास होती है। उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो ये होती है 65 से 70% तक लार का श्रावण यही करती है, जो तरल और श्लेष्मा भाग दोनों का श्रावण करती है। उसके बाद सब लिंगुअल ग्लैंड होती है जो सिर्फ श्लेष्मा भाग का श्रावण करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं पैनक्रियाज पे। पैनक्रियाज क्या काम करता है? ये एक मिश्रित ग्रंथि है जो कि अंतरस्रावी हार्मोन यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागोन का श्रावण करती है।
और बहिःस्रावी में अग्नाशय रस का स्रावन करती हैं। अंतःस्रावी मैंने पिछले जब वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि जो पैनक्रियाज है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के जैसे काम करता है। एंडोक्राइन के जैसे काम करता है मतलब हॉर्मोन्स रिलीज करता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन दो हार्मोन है जो ये रिलीज करता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। ग्लूकागोन भी ब्लड शुगर को ही मेंटेन करता है। अगर शुगर है हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करने का काम करता है इंसुलिन। अगर ब्लड शुगर कम है तो ग्लूकागोन से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करवाने का काम होता है ग्लाइकोजन का। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ब्लड शुगर जो होता है यानी कि ग्लूकोज जो होता है वो वापस से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो शुगर लेवल बढ़ जाता है और पेशेंट डायबिटीज का पेशेंट इंसान बन जाता है। तो एक हमारे पास ये होता है, मिसकंसेप्शन चलता है कि ज़्यादा मीठा मत खाओ शुगर हो जाएगी। ज़्यादा मीठा खाने से शुगर नहीं होती है। हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर होती है। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम हमारे पास ग्लूकोज करता है। इंसुलिन करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट। अब अगर इंसुलिन कम है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, ब्लड में फ्लो करता रहेगा, प्योरिफिकेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, तो यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा ग्लूकोज बाहर निकलने लगेगा। तो उसी को हम क्या बोलने लग जाते हैं, शुगर हो गया है इसको। तो शुगर मीठा खाने से नहीं होता है। हाँ, जब अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट हो गया है तो उसको बाद में शुगर कम खाने के लिए बोला जाता है क्योंकि उसका जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो हम वापस आते हैं, पैनक्रियाज के बारे में स्टडी कर रहे थे। इंसुलिन और ग्लूकागोन किससे स्रावित होते हैं? पैनक्रियाज से। लेकिन अभी हम इसका अध्ययन करने वाले हैं एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बहिःस्रावी अग्नाशय रस का श्रावण जो ये करती है उसी श्राव का हम अध्ययन करेंगे। यह ग्रंथि यकृत, ग्रसनी और तिल्ली से घिरी होती है। यह 6 से 8 इंच लंबी होती है, यू आकार की होती है। यू शेप्ड ग्लैंड है ये, 6 से 8 इंच लंबाई इसकी होती है। इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित विभिन्न एंजाइम आंतों में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। यानी कि इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन मिलकर रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रित करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे नियंत्रित करते हैं। अभी हम इसका फंक्शन पढ़ने वाले हैं कि डाइजेशन में क्या फंक्शन होता है, यानी कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंजाइम्स। तो ये वो एंजाइम्स रिलीज करता है जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। आपके पास नेक्स्ट पेज जो है इसमें आपको गिवन है एक पूरी की पूरी टेबल कि कौन सा एंजाइम कहाँ से रिलीज होता है और वो क्या डाइजेस्ट करता है। इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये हम बाद में पढ़ लेंगे क्योंकि अभी हमने सिर्फ पैनक्रियाज पढ़ा है, लीवर पढ़ेंगे। आमाशय में भी हमारे पास, आमाशय यानी स्टमक में भी कुछ एंजाइम होते हैं, 2 एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। उसके अंदर पेप्सिन और रेनिन होता है। रेनिन के बारे में हम पढ़ते हैं कि रेनिन छोटे बच्चों में होता है जो माँ के दूध पीते हैं उनमें होता है, दूध का पाचन करने के लिए होता है। ये बात तो कॉमनली सबको पता है कि रेनिन छोटे बच्चों में होता है, अडल्ट में नहीं होता। पर क्वेश्चन ये आता है कि तो अगर रेनिन अडल्ट में नहीं होता तो अडल्ट में कौन है जो दूध का पाचन करता है? तो लैक्टेज एंजाइम होता है, वो अडल्ट में दूध का पाचन करता है। लैक्टेज एंजाइम क्यों नाम दिया? क्योंकि दूध में कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज शुगर होती है। लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज एंजाइम होता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। मोस्टली हम वो ही एंजाइम्स का नाम इजी रहता है याद करना क्योंकि जो टाइप हमारे पास जिस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए है उसी चीज के नाम के आगे एज लगा देते हैं। जैसे फैट के लिए हम लाइपेज वर्ड यूज करते हैं। लाइपेज एंजाइम होता है, जो लाइपेज होता है वो किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को करता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम होते हैं। एमाइलेज होता है स्टार्च के लिए, ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन के लिए। ये सब हम मतलब
पढ़ने वाले हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले हम सारे ग्लैंड्स को एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। उसके बाद कौन सा एंजाइम कहाँ से रिलीज होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने पेनक्रियाज पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लीवर। लीवर मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? लीवर है। हैवीएस्ट ऑर्गन कौन सा है? लीवर है। तो लीवर के बारे में ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। यह मध्य पट्ट के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणाकार अंग है। इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है। ठीक है जी। सामने से देखने पर यकृत 2 भागों में, दाएं और बाएं में, राइट एंड लेफ्ट पालियों में विभाजित नजर आता है। अग्र सतह से तल की तरफ देखने पर 2 अतिरिक्त पालियां भी दिखाई देती हैं। यकृत में करीब 1 लाख छोटी छोटी षटकोणीय संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां होती हैं, जिनको यकृत पालिकाएं यानी कि लीवर लोब्यूल्स कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सामने से तो 2 भाग दिखते हैं इसके, दायां और बायां। इनको हम दाईं पाली बाईं पाली बोल सकते हैं। उसके बाद हम जब साइड से देखते हैं, अग्र सतह से तल की तरफ देखते हैं, तो इसमें हमें करीब 1 लाख छोटी छोटी इकाइयां इसके अंदर संरचनात्मक होती हैं, जो कि इनको हम लीवर लोब्यूल्स बोलते हैं। पित्त का निर्माण करती हैं ये। यहाँ से पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र यानी हेपेटिक डक्ट सिस्टम और पित्त वाहिनी बाइल डक्ट द्वारा पित्ताशय गॉल ब्लैडर में चला जाता है। गॉल ब्लैडर का सिर्फ यही काम होता है कि बाइल जूस को ये स्टोर करने का काम करता है। तो पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र के द्वारा बाइल जूस रिलीज कहाँ पे होता है? बाइल जूस सीक्रेट कहाँ से होता है? लीवर से होता है। लीवर से सीक्रेट होने के बाद ये एक इम्पोर्टेंट नाम आपके पास निकल के आता है, हेपेटिक डक्ट सिस्टम। इसके द्वारा जाके कहाँ पे? हेपेटिक डक्ट और बाइल डक्ट के द्वारा जाके पेनक्रियाज में स्टोर हो जाता है। इसके बाद पित्ताशय यकृत के अवतल में स्थित होता है, मतलब पेनक्रियाज जो होता है लीवर के नीचे वाले भाग में स्थित होता है। एक इररेगुलर सी शेप होती है, एक पत्ती जैसी संरचना बोल सकते हैं, हालांकि फिक्स नहीं होती है, ये इररेगुलर शेप होती है। पित्ताशय पित्त का भंडारण करता है। यहाँ से पित्ताशय नलिका द्वारा पित्त ग्रहणी में चला जाता है। अच्छा, हमने अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि ग्रहणी कौन से बॉडी ऑर्गन का एक पार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है। मैंने वहां भी बताया था हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट होती है, जो कि हिपेटो पैनक्रेटिक डक्ट का मतलब होता है हिपेटिक लीवर के लिए और पैनक्रेटिक पैनक्रियाज के लिए। तो पैनक्रियाज का जूस और लीवर का जूस दोनों हेपेटिक डक्ट से पैनक्रियाज का आएगा और पैनक्रियाटिक डक्ट से पैनक्रियाज का आएगा, और दोनों मिलकर एक कंबाइंड डक्ट बना लेंगे, जिसको हम हिपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे, जो कि जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी ग्रहणी, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट जो ग्रहणी होता है, सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, उसमें जाके कनेक्ट होंगी और वहां पे अपना जूस सीक्रेट कर देंगी। तो अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। लेकिन इससे पहले मैंने कहा था कि एंजाइम्स का हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जो आपने टेबल आपके बुक में दी हुई है। ठीक है जी। तो अभी हम पढ़ते हैं टेबल। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है पाचन रस को स्रावित करने वाले अंग या ग्रंथि, यानी कि कौन सा ऑर्गन है जो इस पाचक रस को रिलीज कर रहा है। उसके बाद श्रावित एंजाइम, यानी कि उस रस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उसके कार्य है। कार्य मतलब पहले जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास मॉलिक्यूल है उसको कौन से मॉलिक्यूल में सिंप्लीफाई करता है। उसके बाद कार्य स्थल, यानी कि कहाँ पर वो एंजाइम्स जाकर काम करेंगे, ये इस टेबल में एक एक चीज गिवन है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के अंदर एंजाइम लार ग्रंथि लार को स्रावित करती है, ये तो आपको पता ही है। हमने 3 टाइप की लार ग्रंथियां भी पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं? एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, एक होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। इन सब के नाम और इन सबको आपको याद रखना है। तो सब मिलकर लार का श्रावण करती हैं। लार के अंदर
टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम होते हैं। लार के अंदर दो एंजाइम होते हैं, टाइलिन या एमाइलेज। ये इसमें PTYLIN लिखा है, इसमें P साइलेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन टाइलिन एंजाइम ही होगा, और पटाइलिन मत बोल देना, तो इसको टाइलिन ही प्रोनाउंस करेंगे हम। और इसी का दूसरा नाम है एमाइलेज। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं लाइसोजाइम करके भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारी स्लाइवा में। लाइसोजाइम क्या, इसमें टाइलिन का काम तो आगे गिवन है, लाइसोजाइम जो मैंने एक एक्स्ट्रा बताया है उसका काम होता है बैक्टीरिया जो एंटर कर जाते हैं हमारे खाने के साथ, बहुत सारे माइक्रोब्स एंटर करते हैं, तो ये बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं कौन, लाइसोजाइम एंजाइम। उसके आगे हमारे पास टाइलिन एंजाइम गिवन है जिसका काम आगे आपको बता रखा है, जो पॉलीसैकेराइड्स हैं। पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इनको छोटे छोटे पॉलीसैकेराइड्स में और माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है हमारे मुख में ही। तो ऑलमोस्ट 70 to 80% डाइजेशन ऑफ स्टार्च हो जाता है। अगर अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बताएंगे डाइजेशन सिर्फ मुख में ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपके पास सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स देख के उसमें से पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें डाइजेशन नहीं होता है। तो हमने कौन कौन सा पढ़ा था, फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता, जो कि एक कॉमन पाथवे है रेस्पिरेशन और डाइजेशन के लिए। उसके बाद जो ईसोफेगस हमारी नली होती है जो भोजन को मुख से स्टमक तक पहुंचाती है, उसमें भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है, उसके अंदर सॉल्ट्स का, मिनरल्स का और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ये हमने पढ़ा था। ऐसे आप रिवाइज करते चला करें, पीछे की चीजें रिवाइज करते रहेंगे तो ज्यादा याद रहेंगी। और फिर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, तो हम कहेंगे छोटी आंत में। छोटी आंत के भी अगर आपको ऑप्शन दे दिए जाए, ड्यूडेनम में सबसे ज्यादा उसमें डाइजेशन होता है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, ड्यूडेनम में, ये आपको याद रखना है। एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद ये मुख गुहा में होती है स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये तो आपको पता ही है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट